Welcome dear students, my name is Muhammad Ahsan Aslam, working as subject specialist in chemistry at Divisional Public School and College Sahiwal. Let's start our today's lecture. आज का हमारा लेक्चर फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 थर्मोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है और आज के हमारे लेक्चर के टॉपिक्स होंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, फॉर्मेशन, एटोमाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन, कंबस्टन और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन और लास्ट में हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज, ये टर्म आपने चैप्टर नंबर 7 में इससे पहले पढ़ी है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो ज़रा सोच के बताएं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होती है। व्हाट डू यू मीन बाय एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन? तो बेटा सादा अल्फाज में किसी भी रिएक्शन में जितनी हीट एब्जॉर्ब या इवॉल्व होती है, अगर इसको हम कांस्टेंट प्रेशर पे मेजर कर लें तो यही रिएक्शन में इवॉल्व होने वाली हीट जो है ये एंथैल्पी बन जाती है। तो एंथैल्पी हीट ऑफ रिएक्शन है जो मेजर की जाती है किसी भी केमिकल रिएक्शन में कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। तो इस टर्म को हम क्या कहते हैं? एंथैल्पी। तो आज के इस लेक्चर में हम एंथैल्पी की डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहली टाइप है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड एंथैल्पी और एंथैल्पी में कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि डेफिनेशन के अंदर एक वर्ड लिखा हुआ नजर आएगा स्टैंडर्ड एंथैल्पी। अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन की एंथैल्पी को स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर मेजर कर लिया जाए तो यही एंथैल्पी जो है ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी कहलाती है। स्टैंडर्ड कंडीशन कौन कौन सी हैं? टेम्परेचर में 25 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर में 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इनको स्टैंडर्ड कंडीशन माना जाता है। तो कोई भी एंथैल्पी किसी भी रिएक्शन की अगर उसको इन कंडीशंस के ऊपर मेजर किया जाए तो ये एंथैल्पी जो है ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी कहलाएगी। तो आइए अब डेफिनेशन देखते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में हमें पता है कि सर्टेन नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के आपस में रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जितने भी नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के होंगे जो आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएंगे, तो उसमें जितनी उनकी एनर्जी की चेंज आएगी वो चेंज क्या कहलाएगी? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहलाएगी। बस इसमें एक बात का ख्याल रखा जाता है कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं जब भी केमिकल इक्वेशन लिखनी है उनको हमेशा उनकी स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट में लिखना है, क्योंकि हर एक रिएक्टेंट की जो स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट है वो एक मखसूस एनर्जी के लेवल को रिप्रेजेंट करती है। इस वजह से स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट ही हमेशा केमिकल रिएक्शन में मेंशन की जाती हैं, क्योंकि ये एनर्जी है और एनर्जी हमेशा जो है वो किलो जूल पर मोल में मेजर की जाती है। आइए अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल है आपके पास, ये रिएक्शन है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो आपस में रिएक्ट करके वाटर बनाते हैं। तो सबसे पहले इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी जाएगी। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में 2 मोल हाइड्रोजन के रिएक्ट करते हैं 1 मोल ऑक्सीजन के साथ और आगे 2 मोल वाटर के प्रोड्यूस होते हैं। तो इस रिएक्शन में जितनी भी एनर्जी चेंज आएगी वो इसकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहलाएगी। जैसे इस खास रिएक्शन की डेल्टा H की वैल्यू जो है वो -285.8 किलो जूल पर मोल है। माइनस का मतलब ये जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इस रिएक्शन में हीट क्या होती है? इवॉल्व होती है। नेक्स्ट टाइप है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखना है जब भी फॉर्मेशन का वर्ड आ जाए तो ये स्पेसिफिक है आयनिक कंपाउंड के लिए। तो जब 2 एलिमेंट आपस में रिएक्ट करें और उनमें आयनिक बॉन्ड बने जिसके नतीजे में आगे आयनिक कंपाउंड बने, तो उसमें जितनी भी एनर्जी चेंज आएगी वो हमेशा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहलाएगी। और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की एक और खास बात है, ये हमेशा किसी भी कंपाउंड के 1 मोल के लिए कैलकुलेट की जाती है। So, enthalpy of formation is standard enthalpy of formation of a compound from its elements और ये हमेशा जो है वो 1 मोल के लिए कैलकुलेट की जाती है। इसकी एग्जांपल देखते हैं। मैग्नीशियम ½ मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और आगे मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि एक आयनिक कंपाउंड है उसका 1 मोल बनाता है। तो इस रिएक्शन में जितनी हीट इवॉल्व होती है उसकी वैल्यू है -692 किलो जूल पर मोल। तो ये इस मैग्नीशियम ऑक्साइड के 1 मोल की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहलाएगी। सो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसी भी कंपाउंड के लिए होती है और कंपाउंड के 1 मोल के लिए ये हमेशा कैलकुलेट की जाती है।
नेक्स्ट टाइप है इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो नाम में जाहिर है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन होता है एसिड और बेस के दरमियान। तो एसिड जो है वो हमेशा जब भी आयोनाइज होता है H पॉजिटिव आयन देता है, और बेस जब भी आयोनाइज होता है वो हाइड्रोक्साइड आयन देता है। क्योंकि H पॉजिटिव आयन और H नेगेटिव आयन आपस में रिएक्ट करते हैं, वाटर बनाते हैं और एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं। इस वजह से इसमें जितनी भी हीट चेंज आएगी उसे हम इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का नाम देंगे। So standard enthalpy of neutralization is the amount of heat evolved when 1 mole of hydrogen ion from a acid react with 1 mole of hydroxide ion from a base to form 1 mole of water। तो इस enthalpy change को हम enthalpy of neutralization का नाम देंगे। For example, the enthalpy of neutralization of sodium hydroxide by hydrochloric acid is -57.4 kilojoule per mole। यहाँ पे एक और बात ये स्टूडेंट्स याद रखनी है कि HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हैं। तो जब भी कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आएगा और वो दोनों एक दूसरे को रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज करेंगे और जो हीट इवॉल्व होगी उसकी वैल्यू हमेशा -57.4 किलो जूल पर मोल ही आएगी। अब यहाँ पे सवाल ये है कि पता कैसे चलता है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इनकी आयोनाइजेशन से पता चलता है। जो एसिड कंप्लीटली आयोनाइज होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है और जो बेस कंप्लीटली न्यूट्रलाइज होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस है। तो जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेगा और न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन होगा, इनकी वैल्यू हमेशा -57.4 किलो जूल पर मोल ही आएगी। लेकिन अगर किसी एसिड या बेस में से कोई एक स्ट्रॉन्ग नहीं है बल्कि वीक है तो उसकी वैल्यू हमेशा -57.4 से कम आएगी। जैसे दोनों आपके स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड की बजाय दोनों हमारे पास वीक एसिड और वीक बेस हैं, तो उनकी वैल्यू सबसे कम होगी। तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड की स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ही आनी। इसकी एग्जांपल देखते हैं। HCl आयोनाइज होता है, H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन देता है एक्वस मीडियम में। इसी तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन देता है एक्वस मीडियम में। सो H पॉजिटिव आयन फ्रॉम एन एसिड एंड OH नेगेटिव आयन फ्रॉम बेस रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म वाटर। इसी को न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन कहते हैं और इसकी वैल्यू जो है वो -57.4 किलो जूल पर मोल है। ये था डियर स्टूडेंट्स इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। नेक्स्ट रिएक्शन है इंथैल्पी ऑफ कंबस्टन। सबसे पहले आपने गौर करना है कंबस्टन का, ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट के तौर पर हम ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं और इस रिएक्शन में प्रोडक्ट्स के अंदर मोस्टली जो है वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ये निशानी है कंबस्टन के रिएक्शन की। और जलने का अमल हमेशा जो है ये एक्सोथर्मिक होता है। तो इसका मतलब हीट इवॉल्व होती है। जितनी हीट इवॉल्व होगी उसे हम इंथैल्पी ऑफ कंबस्टन का नाम देंगे। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबस्टन ऑफ द सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व। यहाँ पे एक बात याद रखनी है, कंबस्टन कभी भी एंडोथर्मिक नहीं हो सकती। इंथैल्पी ऑफ कंबस्टन हमेशा जो है ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और इसमें हीट हमेशा क्या होनी है, इवॉल्व होनी है। और इसकी कंडीशन में ये है कि आपने किसी भी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को एक्सेस ऑक्सीजन की मौजूदगी में क्या करना है, जलाना है। और अगर स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर निकलने वाली हीट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो ये इंथैल्पी ऑफ कंबस्टन कहलाएगी, जिसको डेल्टा H C0 के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। ये एग्जांपल है कंबस्टन ऑफ इथाइल अल्कोहल। इसमें इथाइल अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल 3 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के और 3 मोल वाटर के प्रोड्यूस करता है और इनकी इंथैल्पी ऑफ कंबस्टन की वैल्यू है 1368। नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि ये रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। नेक्स्ट एग्जांपल है इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। तो जैसे डियर स्टूडेंट्स नाम में लिखा हुआ है सॉल्यूशन, इसमें हम किसी भी सॉल्यूट को वाटर के अंदर डिसॉल्व करके उसका सॉल्यूशन बनाएंगे। तो बाजू का सॉल्यूशन का बनना जो होता है ये एंडोथर्मिक भी होता है, एक्सोथर्मिक भी होता है। तो ये जो आपकी इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है ये एंडोथर्मिक भी हो सकती है और एक्सोथर्मिक भी हो सकती है। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? हीट की वो मिकदार जो इवॉल्व या एब्जॉर्ब होगी जब किसी भी चीज़ के 1 मोल को पानी में हल करके उसका सॉल्यूशन बनाया जाएगा, और वाटर उसमें तब तक ऐड करते रहना है जब तक उसमें से फर्दर हीट निकलना बंद ना हो जाए। इस पॉइंट को इनफाइनाइटली डाइल्यूट पॉइंट का नाम देते हैं। तो तब तक जितनी हीट एब्जॉर्ब या इवॉल्व हो चुकी होगी उसे हम इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का नाम देते हैं। ये एंडोथर्मिक भी होता है और एक्सोथर्मिक भी होता है। इसकी 2 एग्जांपल्स हैं। इसमें पहली एग्जांपल है अमोनियम क्लोराइड की इंथैल्पी, ये पॉजिटिव साइन के साथ है और इसकी वैल्यू
16.2 किलो जूल पर मोल है। तो जिसके साथ पॉजिटिव साइन आ जाए इसका मतलब ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है और इस प्रोसेस के अंदर जो है वो हीट एब्जॉर्ब होती है। इसी तरह जो सेकेंड एग्जाम्पल है ये सोडियम कार्बोनेट का सोल्यूशन है। जब इसको पानी में डिजोल्व किया जाता है तो इसकी जो इंथैल्पी आती है वो -25 किलो जूल पर मोल है। माइनस साइन ये इंडिकेट करता है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो इंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन जो है ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। पहले केस के अंदर हमने देखा हीट सराउंडिंग से एब्जॉर्ब हुई थी, इसी वजह से उसका जो इंथैल्पी का साइन है वो पॉजिटिव आया था, लिहाजा वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। और सेकंड एग्जांपल के अंदर ये नेगेटिव साइन शो करता है कि आपका सिस्टम सराउंडिंग को हीट ट्रांसफर करता है, तो लिहाजा ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स कि हम इस इंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस को कैसे मेजर कर सकते हैं। तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस का तो वैसे बड़ी आसानी से हमें अंदाजा हो जाता है। जिस मीडियम के अंदर हम लोग रिएक्शन करवाते हैं, जैसे बीकर है, उसके अंदर अगर हम रिएक्शन करवाने से पहले और रिएक्शन होने के बाद टेम्परेचर चेंज को नोट कर लें तो हमें बड़े आसानी से अंदाजा हो जाता है भी ये रिएक्शन जो है ये एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। अगर उसका टेम्परेचर पहले की निस्बत रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले और रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद उसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर रहा था ड्यूरिंग द रिएक्शन, तो इसका मतलब आपके रिएक्टेंट्स जो है ये हीट इवॉल्व कर रहे हैं, तो लिहाजा ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और अगर केमिकल रिएक्शन में आपका टेम्परेचर जो है वो फॉल कर रहा है, टेम्परेचर पहले की निस्बत मजीद कम होता जा रहा है, तो इसका मतलब ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ये तो एक सादा सा तरीका है किसी भी रिएक्शन को देखने का कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। लेकिन मोर एक्यूरेटली हमारे पास एक टेक्निक है जिसे हम कैलोरीमीट्री का नाम देते हैं। उस कैलोरीमीट्री टेक्निक की मदद से हम बड़ी आसानी से केमिकल रिएक्शन की जो इंथैल्पी की चेंज है उसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। उस मकसद के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं उसका नाम कैलोरीमीटर है। दो किस्म के कैलोरीमीटर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उनमें सबसे पहली टाइप है ग्लास कैलोरीमीटर। इसकी वर्किंग डिस्कस करने से पहले इसकी डायग्राम है। दिस इज हाउ अ ग्लास कैलोरीमीटर लुक्स लाइक। इसके अंदर स्टिरर है, ग्लास का बना हुआ कैलोरीमीटर है। ग्लास इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ग्लास जो होता है ये इंसुलेटर मटेरियल है, ऊपर इसके ऊपर लिड लगा हुआ है और टेम्परेचर चेंज को नोट करने के लिए हम यहाँ पे थर्मामीटर इस्तेमाल करते हैं। अब इसकी वर्किंग देखते हैं। ज्यादातर पर्पसेस के लिए, आम सादा रिएक्शंस के लिए हम लोग जो है वो ग्लास कैलोरीमीटर इस्तेमाल करते हैं। जो सादा ग्लास कैलोरीमीटर होता है ये बेसिकली जो है एक इंसुलेटेड कंटेनर है, जैसे आपने डायग्राम में देखा, जिसके अंदर एक थर्मामीटर और स्टिरर लगा हुआ था। फिर रिएक्टेंट्स स्टिशियोमेट्रिक अमाउंट्स के अंदर, जैसे हमने एग्जांपल देखी थी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, मोस्टली हम ग्लास कैलोरीमीटर से मेजर करते हैं। उसके अंदर 1 मोल एसिड का और 1 मोल बेस का हमने मेजर करके लेना है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो हमेशा मेजर्ड अमाउंट में होते हैं, जिन्हें हम स्टिशियोमेट्रिक अमाउंट्स का नाम देते हैं। तो रिएक्टेंट्स हमने स्टिशियोमेट्रिक अमाउंट में लेने हैं। जैसे अगर हम इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन मेजर करने जा रहे हैं तो हम 1 मोल एसिड का और 1 मोल बेस का इस कंटेनर के अंदर लेंगे और रिएक्शन आपका स्टार्ट हो जाएगा। अब ड्यूरिंग द रिएक्शन आपकी हीट इवॉल्व होगी या एब्जॉर्ब होगी, उसका पता हमें कैसे चलेगा। हमारा सिस्टम या तो पहले से ज्यादा टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वार्म हो जाएगा या टेम्परेचर कम होने की वजह से वो कूल हो जाएगा। हमने थर्मामीटर प्लेस किया है, थर्मामीटर जो है वो टेम्परेचर की रीडिंग देगा, हम उसका इनिशियल टेम्परेचर नोट कर लेंगे। अगर पहले की निस्बत टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और अगर उसका टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप कर रहा है तो इसका मतलब ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। तो एक्सोथर्मिक हो या एंडोथर्मिक हो, जितनी भी टेम्परेचर के अंदर चेंज आएगी डेल्टा टी, वो हम चेंज जो है वो क्या करेंगे, नोट करेंगे। यही इस ग्लास कैलोरीमीटर का फंक्शन होता है कि इसके अंदर हम सिर्फ डेल्टा टी जो है वो टेम्परेचर चेंज को रिकॉर्ड करते हैं। और अगर टेम्परेचर चेंज का पता चल जाए, ठीक है, तो ये फार्मूला है हमारे पास Q इज इक्वल टू M इंटू S इंटू डेल्टा टी। इस फार्मूले की मदद से हम किसी भी रिएक्शन की जो है वो इंथैल्पी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो M है ये आपके पास मास का टोटल, रिएक्टेंट्स का टोटल मास होगा। S जो है ये कांस्टेंट है और ये स्पेसिफिक हीट वाटर के लिए है, और डेल्टा टी आपके पास क्या है, चेंज इन टेम्परेचर है। तो ये मास जो आप रिएक्टेंट इस्तेमाल करेंगे उनका आपने मास ऐड कर लेना है, टोटल मास आपके पास आ जाएगा। और S जो है वाटर के लिए हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो वो कांस्टेंट आप यहाँ पे पुट करेंगे और डेल्टा टी की वैल्यू आपने एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट करके इसके अंदर पुट की है। तो इस तरह से इस फार्मूला के अंदर वैल्यूज पुट करते हुए हम इंथैल्पी चेंज की वैल्यू क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये पहला मेथड था आपकी इंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करने का बाय यूजिंग ग्लास कैलोरीमीटर। यहाँ पे एक टर्म इस्तेमाल हुई है हीट कैपेसिटी।
तो या स्पेसिफिक हीट जिससे यहाँ पे एस से डिनोट किया गया है। सो द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। यहाँ पे एस जो है ये स्पेसिफिक हीट है, अगर इसको मास एम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये एक नई टर्म बन जाती है जिसे हम हीट कैपेसिटी का नाम देते हैं और उससे सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे इक्वेशन के अंदर Q इज इक्वल टू सी इंटू डेल्टा टी भी लिखा जा सकता है। नेक्स्ट टाइप है बाय यूजिंग बॉम्ब कैलोरीमीटर। ऐसे केमिकल रिएक्शन जिनकी इंथैल्पी चेंज ग्लास कैलोरीमीटर में मेजर नहीं की जा सकती उनके लिए बॉम्ब कैलोरीमीटर इस्तेमाल होता है। जैसे आपके पास कोई भी कंबस्टन का रिएक्शन है, इंथैल्पी ऑफ कंबस्टन वो मोस्टली जो है वो ग्लास कैलोरीमीटर के अंदर सूटेबल नहीं है उसको मेजर करना, उसके लिए स्पेशल किस्म का कैलोरीमीटर इस्तेमाल होता है जिसका नाम बॉम्ब कैलोरीमीटर है। इस तरह थोड़ा सा मॉडर्न किस्म का बॉम्ब कैलोरीमीटर है जिसकी डायग्राम हम देख रहे हैं। इसके अंदर ऑटोमेटिकली क्या है, मोटराइज स्टिरर है जो आपके रिएक्टेंट्स को क्या करेगा, स्टिर करेगा। ये आपके पास जो है वो इलेक्ट्रिकल लेड इग्निटिंग सैंपल है और ये इसके अंदर क्या है, थर्मामीटर लगा हुआ है जिसने टेम्परेचर चेंज नोट करनी है। कंबस्टन हमेशा ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है, ऑक्सीजन एयर से आएगी, इस वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन के अंदर इनहेल होने के लिए ऑक्सीजन इनलेट भी है। और ये वो छोटा सा बॉम्ब है जिसके अंदर आपका वो रिएक्टेंट का नोन मास होगा जिसको आपने जलाने के बाद उसकी इंथैल्पी चेंज की वैल्यू क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। और ये जो आपका बॉम्ब है जिस इंसुलेटिंग कंटेनर के अंदर बंद है इसको हमने पानी के अंदर रखा हुआ है क्योंकि ये वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे और वाटर के टेम्परेचर की चेंज हम नोट करेंगे इस थर्मामीटर की मदद से। ये आपके पास था बॉम्ब कैलोरीमीटर की डायग्राम। अब हम इसकी वर्किंग को समझेंगे। एक बॉम्ब कैलोरीमीटर होता है, ये यूजली एक्यूरेट डिटर्मिनेशन के लिए इस्तेमाल होता है किन चीज़ों की, खास तौर पर जैसे फूड की कंबस्टन है, फ्यूल की कंबस्टन है या इन्हीं से मिलते जुलते कंपाउंड जिनकी इंथैल्पी ऑफ कंबस्टन कैलकुलेट करनी हो, खास तौर पर बॉम्ब कैलोरीमीटर उनके लिए इस्तेमाल होता है। एक जो बॉम्ब कैलोरीमीटर होता है ये इसका जो बेसिक मटेरियल है वो स्लॉन्ग स्ट्रैंडिका स्टील वेसल होती है जिसके अंदर वाली साइड पे हमने पेंट किया होता है ताकि इसको जंग लगने के अमल से बचाया जा सके। अब आपने क्या करना है, जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करना है तो आपने रिएक्टेंट का नॉन मास अप्रोक्सीमेटली 1 ग्राम जो है वो टेस्ट सब्सटेंस के तौर पर बॉम्ब के अंदर प्लेस कर देना है। अब बॉम्ब के अंदर जो टेस्ट सब्सटेंस है उसको रखने के लिए एक छोटा सा प्लैटिनम का बना हुआ क्रूसिबल होता है, ट्रे टाइप होती है छोटी सी, जिसके अंदर हम उस नॉन मास को रिएक्टेंट को प्लेस कर देंगे और फिर उसके ऊपर से ढकना जो है वो टाइटली बंद कर देंगे और ऑक्सीजन जो है वो अंदर वॉल्व के जरिए खुद ब खुद जाती रहेगी और उसका अंदर का प्रेशर जो है वो एटलीस्ट 20 एटमॉस्फेयर होना चाहिए। तो इतने प्रेशर के ऊपर ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलने का अमल होगा और जलने के लिए हमने जो है वो इलेक्ट्रिकल मेथड इस्तेमाल करना है। आफ्टर क्लोजिंग द स्क्रू वॉल्व द बॉम्ब कैलोरीमीटर इज देन इमर्स्ड इनटू अ नॉन मास ऑफ वाटर। तो हमने उस बॉम्ब को उठाकर वाटर के अंदर प्लेस कर देना है। देन इट इज अलाउड टू अटेन अ स्टेडी टेम्परेचर। अब आपने इग्निशन कॉइल की मदद से उस रिएक्टेंट के मास को क्या करना है, जलाना है, उसमें से हीट इवॉल्व होगी। वो जो हीट इवॉल्व होगी वो आपके वाटर का टेम्परेचर बढ़ाएगी। जब वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो एक स्टेज ऐसी आएगी जब वाटर का टेम्परेचर जो है वो स्टेडी हो जाएगा और कांस्टेंट टेम्परेचर वो अचीव कर लेगा। तो रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले आपने वाटर का टेम्परेचर T1 नोट करना है और जब रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद हीट इवॉल्व होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते वो एक स्टेडी टेम्परेचर अटेन कर लेगा तो आपने उसका T2 फाइनल टेम्परेचर नोट कर लेना है। फिर उसके बाद इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर से आप डेल्टा T की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। अब डेल्टा T की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आप ये सारी वैल्यूज उठाकर इस इक्वेशन में पुट करेंगे जिस इक्वेशन को Q इज इक्वल टू सी इंटू डेल्टा T कहते हैं। अब यहाँ पे जो C आपके पास है ये हीट कैपेसिटी है। ये लास्ट इक्वेशन के अंदर हमने देखा था अगर m को s के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो ये C कहलाता है। वाटर के लिए C की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है। तो डेल्टा T आपने एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट किया और C ये हमेशा वाटर के लिए क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है 4.2। तो ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट करके इस इक्वेशन की मदद से एंथैल्पी की वैल्यू क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था डियर स्टूडेंट्स आज का हमारा लेसन। अब इस लेक्चर को हम रिकैप करते हैं कि आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले मैंने आपको इंथैल्पी रिवाइज करवाई कि इंथैल्पी क्या होती है। तो इंथैल्पी सादा लफ्जों में किसी भी केमिकल रिएक्शन में इवॉल्व या एब्जॉर्ब होने वाली हीट की वैल्यू है जो कांस्टेंट प्रेशर पे मेजर की जाती है, तो वो इंथैल्पी बन जाती है। अब उसमें सबसे पहली टाइप थी इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ये एक जनरल टर्म है, केमिकल रिएक्शन कोई भी हो सकता है, लेकिन बैलेंस केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट के गिवन नंबर ऑफ मोल्स के लिए जितनी भी हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब होगी वो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहलाएगी। ये हमेशा बैलेंस केमिकल इक्वेशन के से
रिएक्टेंट के गिवन नंबर ऑफ मोल्स के लिए कैलकुलेट की जाती है। फिर इसके बाद सेकेंड टाइप थी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। जब भी फॉर्मेशन का वर्ड है तो ये आयनिक कंपाउंड्स के लिए है, और एक मोल आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन के लिए जितनी हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब होती है उसे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का नाम देते हैं। इसी तरह एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ये स्पेसिफिक है न्यूट्रलाइजेशन के रिएक्शन के लिए, जो कि होता है हमेशा एसिड और बेस के दरमियान। एसिड H पॉजिटिव आयन और बेस OH नेगेटिव आयन देता है, जो आपस में रिएक्ट करते हैं, हीट इवॉल्व होती है, और स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए इसकी वैल्यू हमेशा -57.4 किलो जूल पर मोल होती है। नेक्स्ट था एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन। ये जो एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन है ये हमेशा कंबस्टन के रिएक्शन के लिए होती है, और कंबस्टन का रिएक्शन हमेशा होता है आपकी ऑक्सीजन की मौजूदगी में, और प्रोडक्ट्स के अंदर मोस्टली हमारे पास जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और रिएक्टेंट्स में ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है। तो लास्ट आपके पास एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। जब किसी भी सॉल्यूट का एक मोल लेकर आपने इतने पानी में हल करना है कि मजीद हीट चेंज उसके अंदर डिटेक्ट ना हो, इस पॉइंट को हम इनफाइनाइटली डाइल्यूट पॉइंट का नाम देते हैं, और जितनी हीट उस वक्त तक एब्जॉर्ब या इवॉल्व हो चुकी होती है उसे हम एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का नाम देते हैं। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। और एंड में आपने एंथैल्पी को मेजरमेंट के दो मेथड देखे थे। जो टेक्निक हम इस्तेमाल करते हैं एंथैल्पी को मेजर करने के लिए उसे हम कैलोरीमीट्री का नाम देते हैं, और जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो कैलोरीमीटर कहलाता है। कैलोरीमीटर की आगे दो टाइप्स थी, ग्लास कैलोरीमीटर और बॉम्ब कैलोरीमीटर। अब कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जिनकी एंथैल्पी की चेंज एक सादा से ग्लास कैलोरीमीटर के अंदर मेजर की जा सकती है, जैसे एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है। लेकिन कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जिनकी एंथैल्पी चेंज हम ग्लास कैलोरीमीटर में मेजर नहीं कर सकते, जैसे आपके पास एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन है। क्योंकि इनमें हीट की वैल्यू ज्यादा इवॉल्व होती है, तो इनके लिए हमें जरा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग किस्म का कैलोरीमीटर चाहिए, जो कि बॉम्ब कैलोरीमीटर होता है। तो दोनों प्रोसेस के जरिए हम डिफरेंट किस्म के रिएक्शंस की एंथैल्पी चेंज जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ये था डियर स्टूडेंट्स आज का हमारा लेसन। तो इससे रिलेटेड एट द एंड आपकी असाइनमेंट है। इसका पहला क्वेश्चन है कि जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होती है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की, ये हमेशा 57.4 किलो जूल पर मोल ही क्यों रहती है। जैसे आज के लेक्चर में हमने जो एग्जांपल डिस्कस की थी वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड की एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ थी। स्ट्रॉन्ग एसिड हमारा HCl था और स्ट्रॉन्ग बेस हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड था। लेकिन अगर आप कोई स्ट्रॉन्ग एसिड चेंज कर ले, स्ट्रॉन्ग बेस चेंज कर ले, लेकिन हो दोनों स्ट्रॉन्ग, तो उनकी वैल्यू हमेशा 57.4 किलो जूल पर मोल ही आएगी। क्यों, ये आपने इसका आंसर करना है। और सेकेंड है आपके पास डिफाइन हीट कैपेसिटी। तो आज के लेसन में हमने हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन देखी थी। तो अगर आप आज का लेक्चर जो है वो गौर से सुने तो आपको हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन इसी से मिलेगी। तो ये थे इस आज के हमारे टॉपिक से रिलेटेड असाइनमेंट के क्वेश्चंस, तो इनको ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। और अगर आज के टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अपने ग्रुप्स के अंदर जो है वो पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।